मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ज्यामिति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट्स लेकर आए हैं, जो कि VVI है, मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए, बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, बाय दीपक कुमार। और जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं और लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं तथा बगल में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंचे। और वीडियो को स्किप न करें, पूरा से पूरा देखें, तभी ये समझ में, क्योंकि ये 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं, खासकर ज्यामिति से, जिससे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। चलते हैं, देर न करते सीधे टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक में कर रहा है समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स। अब कहता है समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? कहते हैं दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप समान न हो, समरूप आकृतियां कहलाती। मतलब कि दो आकृतियां समरूप तब कहे जाते हैं जब उनके आकार जो हो, यानी सेम आकार का हो, आकार बराबर हो, तब वो दोनों आकृतियां आपस में क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए पहला उदाहरण में कह रहा है कि दो रेखाखंड हमेशा समरूप होते हैं। दो रेखाखंड हमेशा समरूप होते, क्योंकि दोनों रेखाखंड की आकृति एक समान होते, चाहे रेखाखंड की लंबाई भिन्न क्यों न। जैसे एक रेखाखंड की लंबाई हम ये ले लीजिए और एक अन्य रेखाखंड की लंबाई ये दोनों रेखाखंड आपस में समरूप है। दूसरा उदाहरण भी कह रखा, दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। क्या कह रहा है कि दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। सदैव मतलब हमेशा समरूप होते हैं। दो वृत्त, जैसे कि मान लीजिए कि एक वृत्त ये और एक अन्य वृत्त हमने ए बना, ये दोनों वृत्त आपस में क्या है? समरूप है। और समरूप आकृतियां का चिन्ह इस तरह से किया जाता है। तो दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं, मतलब हमेशा, क्योंकि दोनों का आकार एक जैसा है। चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा उदाहरण क्यों समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, चाहे कि दोनों के आकार कुछ भी हो, लेकिन एक समान का आकार का होना चाहिए। दोनों समबाहु त्रिभुज, जैसे एक समबाहु त्रिभुज ए है और एक अन्य समबाहु त्रिभुज ए है, और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज है और दोनों समबाहु त्रिभुज के आकार अलग है, लेकिन इसका जो माप है ना, साइज, वो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इसका जो आकार है एक ही आकार का है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। चौथा उदाहरण में करा कि दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं? हमेशा समरूप होते हैं। जिसके ध्यान से समझना कि दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना है कि जब भी दो समान कोणिक, मतलब कि एक त्रिभुज के पहले तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण क्यों देखते हैं। उदाहरण 5 नंबर में कह रहा है कि दो आयत समरूप होते हैं। देखो यहाँ कह रहा है दो आयत समरूप होते हैं। जैसे मान ली कि एक आयत ये और एक अन्य आयत ये, दोनों की साइज अलग है बट जो आकार है एक जैसा है, इसलिए क्या है? दोनों त्रिभुज आयत क्या है? समरूप है, क्योंकि दोनों का इसका जो माप है, मैग्नीट्यूड है, वो अलग अलग है, लेकिन आकार मतलब एक ही आकार का है, इसलिए कहते हैं। नेक्स्ट बोलेगा कि दो वर्ग समरूप होते हैं। जैसे यहाँ वर्ग की बात कहा, तो जैसे मान लें कि एक वर्ग ये है और एक अन्य वर्ग ये बना ले, ये दोनों वर्ग क्या है? आपस में समरूप है,
क्योंकि दोनों की जो आकार है एक जैसा है बट माप अलग अलग है। तो क्या दो वर्ग समरूप होते हैं। तो समरूप आकृतियां समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। और 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आनी इस सवाल समझने के लिए। इसके लिए अंतिम उदाहरण लेकर आए हैं 7वां नंबर। करा है कि एक ही नेगेटिव के सभी फोटो समरूप होते हैं। एक ही नेगेटिव, जैसे एक नेगेटिव है, फोटो स्टूडियो में जाते हैं तो एक नेगेटिव होता है और उस नेगेटिव से जितने भी फोटो निकलते हैं वो सबके सब समरूप फोटो होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट को। अब आ रहा है कि सर्वांगसम आकृतियां क्या है। सर्वांगसम कहने का मतलब जो सभी अंगों से समान हो। सर्वांगसम आकृतियां कहने का मतलब जो सभी अंगों से समान है वो सर्वांगसम आकृतियां कहलाते हैं। सर्वांगसम आकृतियां कितने हैं। दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार एवं माप दोनों, यहाँ दोनों लिख लेना, दोनों समान हो। क्या कह रहा कि दो ज्यामितीय आकृति तो होना चाहिए लेकिन जिनके आकार और माप मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड जो क्षेत्रफल एरिया होगा वो भी क्या हो, बराबर हो, तो जाके वो दोनों आकृति सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। तो सर्वांगसम आकृति मतलब समझना कि उसका आकार भी एक जैसा और उसका जो क्षेत्रफल एरिया यानी मापने के बाद उसका एरिया कवर करेगा वो एरिया भी बराबर होना चाहिए और उसका माप जो होगा, तब वो जाके दो आकृतियां आपस में सर्वांगसम कहलाएंगे। जैसे सर्वांगसम आकृतियां के उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण में कह रहा है कि दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे। अभी देखिए पहले कहा कि दो रेखाखंड समरूप होते हैं लेकिन वो कुछ भी लंबाई का हो, लेकिन यहाँ कहा कि दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे यदि उनके लंबाई समान हो तो। लेकिन सर्वांगसम होने के लिए दोनों रेखाखंड की लंबाई समान होनी चाहिए, लेकिन समरूप होने के लिए कोई रेखाखंड, दोनों रेखाखंड की लंबाई समान होना अति आवश्यक नहीं था। लेकिन यहाँ सर्वांगसम होने के लिए करा कि दोनों रेखाखंड की लंबाई बराबर हो। जैसे एक रेखाखंड हमने यहाँ से यहाँ तक ले, इसके दो इकाई हैं, तो एक अन्य रेखाखंड ले यहाँ से यहाँ तक, इसकी भी इकाई दो, तब जाके ये दोनों रेखाखंड आपस में क्या है, सर्वांगसम होते हैं। तो सर्वांगसम को सूचित करते हैं, बराबर के ऊपर इस तरह से डैश देते हैं, सर्वांगसम को सूचित किया जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस समझना है कि सर्वांगसम आकृतियाँ क्या है, तब आगे नेक्स्ट टॉपिक हो जाए। अब वीडियो को स्किप नहीं करें और जो भी मेरे अभी चैनल पर नए हैं और लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुँचे। चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण से समझते हैं कि सर्वांगसम आखिर क्या है। कह रहा है कि एक ही त्रिज्या के सभी वृत्त, दी कह रहा है कि यहाँ एक ही त्रिज्या के सभी वृत्त। अभी इसके नेक्स्ट उदाहरण में समझे थे कि सभी त्रिज्या यानी कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, लेकिन यहाँ का सभी वृत्त नहीं, एक ही त्रिज्या के सभी वृत्त आपस में सर्वांगसम होते हैं। जैसे कि मान ली एक वृत्त आर है जिसकी त्रिज्या मान ली कि आर है, एक अन्य वृत्त है जिसकी त्रिज्या भी आर है, जब जाके ये दोनों वृत्त क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अगर दोनों की त्रिज्या भिन्न हो जाएगा तो क्षेत्रफल में कम और बेसी होगा, लेकिन आकार इसका एक है लेकिन माप एक समान नहीं होगा तो वो सर्वांगसम नहीं होगा। इसलिए कहा कि एक ही त्रिज्या के मतलब इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा तो इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर। अगर इस वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तो ये भी इस वृत्त की त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर होगा, तब जाके ये दोनों वृत्त क्या होगा, आपस में सर्वांगसम। क्योंकि सर्वांगसम का मतलब कि इस आकृति को उठाकर दूसरे आकृति पर रख दो तो वो आकृति पूर्ण रूप से ढक जाए, तब वो क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक ही बुक के सभी पन्ने, क्या करें, एक ही बुक के सभी पन्ने आपस में क्या होते हैं, वे सर्वांगसम होते हैं।
क्योंकि एक पन्ने दूसरे पन्ने के ओवरलैपिंग करते हैं तो वो दूसरे पन्ने दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए क्या होता है, एक पन्ने दूसरे पन्ने के क्या होते हैं, वो सर्वांग सम होते हैं। कब? एक ही किताब के या एक ही कॉपी के सभी पन्ने, अलग अलग के नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण से समझते हैं। का समान लंबाई के भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अभी देखिए, इससे पहले कहा था कि सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग समरूप होते हैं, लेकिन बट वहाँ ये नहीं कहा गया समान लंबाई के होने चाहिए, वहाँ कुछ भी लंबाई के हो लेकिन समरूप होगा। लेकिन यहाँ का समान लंबाई की, क्या? समान लंबाई के भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते। जैसे एक समबाहु त्रिभुज ये है और एक अन्य समबाहु त्रिभुज ए ले, इसकी दो इकाई दो दो है तो इसकी भी दो दो इकाई होनी चाहिए, तभी जाकर ये दोनों त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अगर इस त्रिभुज की इकाई भुजा में कोई परिवर्तन कर दिया जाए या कम या बेसी कर दिया जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे। तो ध्यान से समझना कि सर्वांग सम आकृतियाँ आखिर कहते किसको हैं। चलते नेक्स्ट उदाहरण क्यों समझते कि कहता है समान लंबाई एवं चौड़ाई वाले दो आयत सर्वांग सम होते हैं। कहता है दो समान लंबाई के भी हो और चौड़ाई समान हो। जैसे एक लंबाई या चौड़ाई वाला एक आयत ले लिए, एक अन्य आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई पहले आयत की लंबाई या चौड़ाई के बराबर है, तब जाके ये दोनों आयत क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्योंकि आकार तो एक जैसा है लेकिन माप भी एक इक्वल होना चाहिए। जैसे मान ली कि इसका लंबाई 2 है और एक चौड़ाई 1 है, तो इसका लंबाई भी 2 और चौड़ाई 1 होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई अर्थात 2, तो इसका भी एरिया क्या होगा? 2। अर्थात ये पहले आयत को दूसरे आयत पर उठाकर रख देंगे तो दूसरा आयत ढक जाएगा और दिखाई नहीं देगा, तो ये क्या कहलाएगा? बराबर से ढकेगा। तब कहेंगे ये दोनों आयत आपस में क्या? सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग सम अंगुत्तम कहने का मतलब कि सभी अंगों से बराबर होना चाहिए। चलते नेक्स्ट उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 5वां कह रहा है कि समान लंबाई के भुजा वाले, यहां भी कहा समान लंबाई के भुजा वाले सभी वर्ग क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। जैसे मान ली कि एक वर्ग है और सेम लंबाई, क्या? सेम लंबाई कि एक भुजा वाले एक अन्य वर्ग, मान ली इसकी भुजा की लंबाई ए तो इसकी भुजा की लंबाई ए हो, तब जाके ये दोनों वर्ग क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, अन्यथा वो सर्वांग सम नहीं होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे विश्वास हो कि सभी मेरे साथियों को सर्वांग सम और समरूप आकृतियाँ एकदम बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं समरूप बहुभुज की ओर। अब किसकी ओर बढ़ते हैं? समरूप बहुभुज की ओर। कहता है समरूप बहुभुज क्या है? बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारे भुजाएं हैं, सिमिलर पॉलीगॉन्स। तो कहता है समरूप बहुभुज किसे कहते हैं? कहता है दो बहुभुज समरूप कहे जाते हैं। कितने बहुभुज? सिंगल नहीं होता, जब भी होता है दो दो ज्यामितीय आकृति होते हैं। आदि पहला कंडीशन में कहा एक बहुभुज के सभी कोण क्रमानुसार दूसरे बहुभुज के संगत सभी कोणों के बराबर हो, अर्थात वे समान कोणिक हो। अर्थात क्या? वे समान कोणिक हो। समान कोणिक उसे कहते हैं जो एक त्रिभुज के सभी कोण क्रमानुसार दूसरे त्रिभुज के संगत सभी कोण बराबर हो तो समान कोणिक कहा जाते हैं। तो कहने का मतलब पहला कंडीशन क्या हो कि समरूप बहुभुज किसे कहते हैं? कि एक बहुभुज के सभी कोण क्रमानुसार दूसरे बहुभुज के संगत सभी कोणों के बराबर हो, अर्थात वे समान कोणिक हो। दूसरा कंडीशन इसी में है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या? उनकी संगत भुजाएं समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में हो, तब जाके वो समरूप बहुभुज कहलाते हैं। आगे देखते हैं। समरूपता को संक्षेप में इतना द्वारा चिन्हित किया जाता है।
मतलब कि कुछ नहीं करना, इस तरह से ले जाना, इस तरह से एक समरूप का चिन्ह हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो त्रिभुजों की समरूपता की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला कि दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो। क्या? उनके संगत कोण समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या कहते हैं कि दो त्रिभुज समरूप तब कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तब जाके वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप कहे जाएंगे। चलते हैं आगे। देखिए नोट में क्या करा कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो, मतलब कोई दो त्रिभुज दिया उसकी संगत भुजाएं कह देगा कि एक ही अनुपात में हो, तो उनके संगत कोण आपस में क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? उनके संगत कोण आपस में समान होंगे। दूसरा में कहा कि यदि दो त्रिभुज समान कोणिक है। अब कहा कि दो त्रिभुज समान कोणिक है, मतलब उन पहले त्रिभुज के सभी कोण और दूसरे त्रिभुज के संगत सभी कोण क्या हो? बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं अवश्य ही क्या होगा? समानुपाती होगा, एक ही अनुपात में होंगे। ये कहने का मतलब। चलिए नोट आगे देखते हैं। दो सर्वांगसम आकृतियां, ध्यान से समझना कि दो सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती है। कहने का मतलब कि दो आकृतियां हमेशा, दो सर्वांगसम आकृतियां हमेशा समरूप होते हैं, परंतु दो समरूप आकृतियों के लिए सदैव सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब समझ गया कि सभी सर्वांगसम आकृतियां को समरूप आकृतियां कहते हैं, किंतु सभी समरूप आकृतियां को सर्वांगसम आकृतियां नहीं कहते हैं। यही याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। जो भी अभी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, लाल रंग के सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करो, ताकि 2023 के बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी छात्र छात्राओं को तक ये मैसेज पहुँचे कि ज्योमेट्री में दम है। तो हम दिखाएंगे किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ध्यान से देखना, थेल्स पर में आ गया कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये थेल्स परमे का कहना है। किनका कहना है? थेल्स परमे का कहना। पूछ देगा कि किनके थ्योरम है, तो थेल्स परमे का कहना है। कहने का मतलब कि अगर त्रिभुज ABC है और कोई AB और AC भुजा पर बिंदु D और E है और इसे मिलाने वाली रेखाखंड DE है जो BC के समांतर कहा, तो कह रहा कि अगर DE समांतर BC है तो AD बटे DB और AE बटे CE होता है। ये थेल्स परमे का कहना है और ये थ्योरम सिद्ध भी करना है। ज्योमेट्री में 5 नंबर का परफेक्ट देता है और इस थ्योरम से एडजेक्टिव भी बनता है, क्योंकि AD का मान को दे दिया जाए और BD का मान भी को देगा और इधर से AE का मान देगा तो CE का मान पूछेगा, तो ये थ्योरम याद रहेगा तभी बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट की थ्योरम की ओर। नेक्स्ट थ्योरम में कह रहा है कि किसी त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक समद्विभाजक, कोई भी एक त्रिभुज ले लो, उसके कोण के आंतरिक समद्विभाजक मतलब अंदर का कोई एक कोण है उसको समद्विभाजक, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं और जो कोण को विभाजित करेगा उस कोण को बनाने वाली भुजा क्या AB और AC देखो है, भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा के को आंतरिकता विभाजित करता है। क्या कहता है? आंतरिकता विभाजित करता है। अर्थात क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC है, कोण A का समद्विभाजक AD है,
तो करा कि ए बी बटे ए सी यानी कोण को बनाने वाले भुजा का अनुपात ठीक उसके सम्मुख भुजा जो भुजा को अनुपातिकता विभाजित करता है उसके अनुपात के बराबर यानी बी डी बटे सी डी के बराबर होता है। तो यहाँ से याद रखना है क्या करना है कि ए बी बटे ए सी इज इक्वल टू बी डी बटे सी डी होता है। क्या होता है ये याद रखना है कब, जब कोई त्रिभुज के एक कोण का अंतरिक्ता कोण समद्विभाजक अगर होता है तो। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आगे आ रहा है थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम यानी एमपीटी। कहता किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर एवं क्या होती है आधी होती है। तो मध्य बिंदु पर में से याद रखना कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और एवं आधी होती है। जैसे याद रखिए कि मान लें कि त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें एस और टी जो है पी क्यू और पी आर को क्रमशः मध्य बिंदु है यानी पी क्यू का मध्य बिंदु एस है और पी आर का मध्य बिंदु क्या टी है। और क्या कर रहा है कि जब टी मध्य बिंदु है तो कहता है कि ये जो एस टी को मिलाने वाली रेखाखंड है ये पी यानी क्यू आर की समानांतर होती है। क्या होता है एस टी समांतर क्यू आर, और ये जो होता है एस टी जो भुजा होता है क्यू आर की आधी होती है ये मध्य बिंदु पर में से। तो ये थ्योरम क्या करना याद रखना है मेरे दोस्तों। चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बाह्य कोण ए का समद्विभाजक बीसी के बढ़े हुए भाग पर डी बिंदु पर मिलता है। तो आपको एक त्रिभुज एबीसी इसका कोई त्रिभुज के एक बहिष्कोण का समद्विभाजक अगर किसी भुजा के बढ़ाए बिंदु पर मिलता है तो उसका अनुपातिकता क्या होता है कि ए बी बटे ए सी बराबर होता है यहाँ की पूरा यानी बी डी इंटू सी डी पूरा इंटू अधूरा। तो ये क्या कहते हैं दोनों भुजाओं को अनुपातिकता मतलब कि जो कोण को बाह्य समद्विभाजक किया तो क्या यहाँ से ए बी बटे ए सी बराबर है बी डी बटे सी डी मतलब पूरा इंटू अधूरा, एक बार पूरा लेना एक बार अधूरा लेना। चलते नेक्स्ट की ओर। करा कि चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी एवं कोण डी के समद्विभाजक। देखो एक चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण बी और डी का समद्विभाजक विकर्ण ए सी के ओ बिंदु पर मिलते हैं। तो क्या होता है कि ए बी बटे बी सी बराबर होता है कि ए डी बटे सी डी। क्या होता है ए बी बटे बी सी बराबर होता है ए डी बटे सी डी। यहाँ से ये याद रखना है। चलते नेक्स्ट की। किसी समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समानुपातिकता विभाजित करते हैं तो मतलब ये BVI है, इस पर एडजेक्टिव सवाल पूछे ही जाते हैं कि किसी समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समानुपातिकता विभाजित करते हैं तो क्या होता है कि AO बट्टे OC बराबर होता है BO बट्टे OD। तो याद रखना यहाँ से कि AO बट्टे OC बराबर है BO बट्टे OD। चलते नेक्स्ट की ओर। नोट में करा कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान होती है। करा दो सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती है समान होते हैं, लेकिन दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती यानी अनुपातिक होती है। मतलब दो सर्वांगसम आकृतियां में त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हो जाती है लेकिन वही समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं अनुपातिक होती है मतलब कि बट्टा में गुनी कितनी गुनी हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज सदैव ही समान कोणिक होते हैं मतलब कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो वो सदैव ही समान कोणिक होते हैं, अगर वो दो त्रिभुज समान कोणिक है तो वो सदैव ही समरूप त्रिभुज होते हैं। चलते नेक्स्ट। कहा दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात
उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये दिया रहेगा, जैसे त्रिभुज ABC का परिमाप यानी क्या, AB BC और AC बटे त्रिभुज PQR का अनुपात बराबर क्या है, किसी एक भुजा के अनुपात के बराबर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किसी त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक हो तो का किसी त्रिभुज ABC में AD क्या है, कोण A का समद्विभाजक है, कोण A के क्या समद्विभाजक है। तो कह रहा है कि एरिया त्रिभुज ABD यानी ABD का क्षेत्रफल बटे एरिया त्रिभुज ACD का जो क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत यानी के कोण का समद्विभाजक को बनाने वाले भुजा के अनुपात के क्या होता है, बराबर, यानी AB बराबर बटे क्या होता है, AC होता है। तो उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उन कोण को बनाने वाले भुजा के अनुपात के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट। यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हो तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब कि दो त्रिभुज समान कोणिक है, समान कोणिक मतलब कि समरूप त्रिभुज। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो उनके संगत शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर होगा। तो क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो देखो संगत कोई भी भुजा ले लो, देखिए BC भुजा बटे EF बटे में क्या EF हो गया, और इसके संगत शीर्ष लंब AM बटे DN के क्या अनुपात के बराबर होता है। चलते नेक्स्ट की। करा कि दो त्रिभुज समान कोणिक हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर है। अगर माध्यिका के अनुपात के बराबर होता है, अभी कहा था संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है, अभी कहा संगत शीर्ष अतिसंगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी BC बटे QP यानी QR है, बट बराबर क्या होगा, AD बटे PE क्या होगा, PE होगा P। तो कहने के बाद कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजा का जो अनुपात होगा, उनके संगत जो अनुपात होगा वही उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कह रहा कि यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत कोण समद्विभाजक के अनुपात के बराबर होता है। अभी कहा दो त्रिभुज समान कोणिक हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत कोण समद्विभाजक के अनुपात के बराबर होता है। मतलब दो समरूप त्रिभुज हो तो किसी एक भुजा के अनुपात यानी किसी संगत भुजाओं का अनुपात कि उनके संगत शीर्ष लंब का अनुपात वही होगा, उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात वही होगा, उनके संगत कोण समद्विभाजक का अनुपात वही होगा जो भुजा का अनुपात होगा। तो इस तरह से याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट की। कह रहा कि त्रिभुज ABC का गुरुत्व केंद्र G है। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी त्रिभुज ABC का गुरुत्व केंद्र G है, A और G से भुजा BC पर डाले गए लंब की लंबाइयों का अनुपात क्या होता है, 3:1 के अनुपात में होता है। जैसे देखिए यहाँ से करा कि त्रिभुज ABC है जिसमें G क्या है, गुरुत्व केंद्र है, और A से लंब डाला गया AM और G से डाला गया लंब GN। तो इन दोनों लंबों के लंबाई का अनुपात पूछा तो ये गुरुत्व केंद्र होता है। तो किसी त्रिभुज के जो केंद्रक होता है 2 अनुपात माध्यिका का 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये पूरा अनुपात क्या होगा, 2 और 1 3 होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो 1 होगा। इसलिए 3 अनुपात क्या होगा, 1 हो गया। किस अनुपात में क्या होगा, 3:1 के अनुपात में। चलते हैं नेक्स्ट।
एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है एवं कोण B सम एवं कोण B से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब हो तो अधिक त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या समकोण है और कहता है B से कर्ण पर डाले गए लंब है BD है। तो कह रहा है कि BD का स्क्वायर जो होता है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी AD गुने CD, अर्थात BD की लंबाई कर देंगे तो अंडर रूट AD गुने CD होगा। क्या होगा? AD गुने CD। नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा ये प्रश्न। कह रहा कि यदि D बिंदु, ध्यान से समझिए, यदि D बिंदु AC का मध्य बिंदु है तब क्या होगा? ध्यान से समझना कि इसी में प्रश्न भी कह रहा है कि यदि कि जो D बिंदु है AC का मध्य बिंदु हो जाता, तो कहने का मतलब कि जब मध्य बिंदु हो जाता तो AD बराबर CD बराबर BD हो जाता है, तीनों आपस में बराबर हो जाता। क्या होता है? तीनों बराबर हो जाता क्योंकि ये परिवृत्त होता है, परिवृत्त की त्रिज्या परित्रिज्या कहलाती है। आगे करा कि त्रिभुज PQR की भुजा QR पर एक बिंदु S इस प्रकार है कि कोण QPR इज इक्वल टू कोण PSR हो तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR इंटू SR होता है। मतलब कि कोई त्रिभुज AB PQR है और S जो इस प्रकार है कि कोण QPR का इसका मान और कोण PSR कोण बराबर है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो कहता है PS का यानी PR का जो स्क्वायर होता है QR इंटू SR यानी पूरा इंटू अधूरा। क्या होगा? पूरा इंटू अधूरा होगा। ये याद रखना है मेरे। का दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता ही आता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है? उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल किसी सभी प्रत्येक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये याद रखना कि जब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तीसरे से याद रखना ही होगा। दूसरा भी कहा कि अगर दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अगर उनके भुजा का अनुपात ना देकर क्या कहेगा, उनकी संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के योग के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात जो होता है, ये दूसरा हमें कह रहा। तीसरा हमें क्या करा कि जब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है? उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा कि जो संगत शीर्ष लंब का अनुपात होगा वही भुजा का अनुपात होगा, वह जो माध्यिका का अनुपात होगा वही उनके भुजा का अनुपात होगा। इसी तरह से ये भी प्रश्न कहा जब भुजा का वर्ग हुआ तो यहाँ शीर्ष लंब का भी वर्ग होगा, माध्यिका का भी वर्ग का अनुपात होगा। और चौथा इसमें है करा कि उनके संगत कोण समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये चार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये पहला है। दूसरा संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के बराबर होता है। तीसरा है संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चौथा है संगत कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आदि बिंदु DEF क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA और AB के मध्य बिंदु है तो त्रिभुज DEF एवं
त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? 1:4 के अनुपात में होता है। जैसे यहाँ से समझना कि अगर कोई त्रिभुज है ABC है, इसके मध्य बिंदु यहाँ दिया गया जो कि है DEF। क्या DEF है, और इससे मिलाने वाली जो त्रिभुज बनेगा ये इसका एरिया 1 होगा। ये बड़े एरिया का अनुपात क्या होगा? 4, क्योंकि 3 सब बराबर भाग में बढ़ता है। तो 1 2 3 4, तो बड़े का एरिया 4 और छोटे के एरिया का तो 1 होगा। तो यानी क्या? 1:4 के अनुपात में होगा। चलते नेक्स्ट कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है तथा AB बराबर 2DC है। तो त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज DOC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 4:1 के अनुपात में होता है। ध्यान से, जैसे कि दो समलंब है, ये इस तरह से ये समलंब आकृतियां समझना, जिसमें कह रहा है कि ABCD है और ये 2 है और ये 1 है, क्योंकि कहा यहाँ AB है जो 2DC के बराबर है, मतलब इस दोगुने के बराबर है। तो क्या इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल मतलब मिला दो। तो अब ये मिलाने से यहाँ पर O पर मिला, तो त्रिभुज क्या बन गया? यहाँ से AOB, मतलब इस त्रिभुज और ये एरिया त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। तो क्या होता है? ये दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4, और 1 का वर्ग क्या होगा? 1, इसलिए 4:1 के अनुपात में होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यदि एक अधिक कोण त्रिभुज का कोण भी अधिक कोण हो और ADCB के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है तो AC² बराबर होता है AB² प्लस BC² प्लस 2BC इंटू BD। याद रखना, जैसे देखिए ये बढ़ाए गए भाग, ये त्रिभुज ABC है, इसके बढ़ाए हुए भाग क्या? इसके बढ़ाए हुए भाग, देखो ये बढ़ाए हुए भाग BD है और इस पर ये क्या है? लंब है। तो लंब है तो क्या कर रहा है कि AC का स्क्वायर, मतलब ये जो AC का स्क्वायर है बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। BC इंटू BD इन दोनों का गुणनफल होता है। जब ये बाय बढ़ाया हुआ भाग है तो अधिक कोण है, अगर न्यून कोण होता तो यहाँ माइनस होता। चलते आगे की ओर। देखिए आ ही गया कि यदि एक न्यून कोण त्रिभुज में कोण B न्यून कोण हो और AD BC पर लंब है। देखो क्या कर रहा है यहाँ से कि AD BC पर लंब है। AD जो है BC पर क्या? ये लंब है। तो कह रहा कि AC² मतलब इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर क्या होगा? AB² प्लस BC² पूरा का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, यानी पूरा इंटू अधूरा, मतलब AC का स्क्वायर पूछेगा तो क्या होगा? AB² प्लस BC का स्क्वायर माइनस होगा 2BC इंटू BD। चलते नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। करा कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दोगुने तथा तीसरी भुजा की माध्यिका के वर्ग के दोगुने के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यहाँ क्या होता है? AB² प्लस AC²। देखो AB², ध्यान से देखना फिगर को,
ध्यान सुनना कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, देखो यहाँ से क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का किसी दो भुजाओं के वर्गों का योग, तीसरी भुजा बच गया बी सी के आधे के वर्ग के दोगुने, तीसरी भुजा की माध्यिका ए डी के वर्ग के दोगुने के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलते नेक्स्ट कहा है कि बी एल तथा सी एम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं हैं तथा कोण ए समकोण है, तो ए समकोण है तो क्या होता है, 4 इंटू बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, यानी कि बी एल मतलब दोनों माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना, दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग का 4 गुना कर्ण के वर्ग के 5 गुना के क्या है, बराबर होता है। कर्ण के वर्ग के 5 गुने के बराबर होता है। तथा किसी समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल, किसी भी समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल उसके विकर्णों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें मेरे शेयरनियों, मेरे प्यारे दोस्तों। और 2023 के इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री लेकर आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट कर बढ़े। नेक्स्ट में कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु डी पर समत्रिभाजित किया गया है, तो 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर, यानी 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर होता है। अब देखिए इसका चित्र देख लेते हैं कि कहता है कि समबाहु त्रिभुज है। मान ली कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, और कहता है बिंदु डी बी सी को समत्रिभाजित करते हैं। मान ली कि यहाँ पर ये डी है, इस तरह से समत्रिभाजित कर रहा है, यहाँ पर डी है, तो कह रहा है कि यहाँ से ए डी का स्क्वायर जो होगा ये डी का, ए डी का स्क्वायर का 9 गुना, और सब समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा किसी एक भुजा के वर्ग के 7 गुने के क्या होते हैं, बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है तथा सी डी लंब ए बी है, आदि सी बी सी बराबर ए और सी ए बराबर बी और ए बी बराबर सी तथा सी डी बराबर पी, तो क्या होता है कि 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर होता है। ये थ्योरम याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट कर बढ़ते हैं। कहा किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों के योगफल का 3 गुना, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल का 3 गुना उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ देखिए कि किसी त्रिभुज ए बी सी है, इनके तीनों भुजाओं के वर्गों का योग करो, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसका 3 गुना कर दो, और कहता है 3 माध्यिका है, ए डी का स्क्वायर बी ई का स्क्वायर सी एफ का स्क्वायर का 4 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नहीं आज तक की इतने। वीडियो का अच्छा लगा तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।